नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 33 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 34 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासें कंटिन्यू देख लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, आनुवंशिकी गुणों का वाहक किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रोमोसोम को, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, डीएनए की मूल इकाई क्या है? न्यूक्लियोसाइडस या फिर न्यूक्लियोटाइडस या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए की मूल इकाई है वो न्यूक्लियोटाइडस है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बहुत बार क्वेश्चन है वो ये भी पूछ लेता है भी डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टी, जीवाणु, माइक्रोसोम्स। तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन है वो क्रिस्टी कहलाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा के अंदर बहुत सी हाथ की अंगुलियों जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है? जीवाणु, हरे शैवाल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी ए व बी दोनों। जीवाणु और हरे शैवाल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है वो अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखो अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन का निर्माण है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले भी कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो राइबोसोम आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? गोल्जी इकाई, राइबोसोम, अंतःपर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा राइबोसोम अंतःपर्दवी जालिका, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इनका कार्य है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है भी, ठीक है ना। अंतःपर्दवी जालिका का अगर आपसे पूछ ले भी कार्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव, जो कोशिका में पाया जाने वाला द्रव कोशिका द्रव हो गया, और केंद्रक द्रव्य होता है केंद्रक में पाया जाने वाला जो लिक्विड के समान, जेली के समान जो पदार्थ पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य होता है। उन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो कार्य होता है अंतःपर्दवी जालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल होता है? गोल्जी इकाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य के अनेक सूक्ष्म गोलाकार
की छड़ या फिर कण के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कोशिका को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं, यानी अविकसित होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है वो पाया जाता है और वो एक गोलाकार छड़ के समान एक कण के आकार का संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण, या फिर भोजन का अवकरण, या फिर भोजन का पाचन। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा भी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है, और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? मैंने पहले ही आपसे बोला था सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गुणसूत्र और गोल्जी काई। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है वो प्लास्टिड होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में ही पाया जाता है? कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, लवक, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुलाने व नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? सेल शेप, साइटोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाइसोसोम में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लाइसोसोम में 24 यानी 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 33 नंबर क्लास में हमने जिक्र किया था इस चीज़ का, जिसमें से अगर मैं कुछ एक के नाम बताऊं आपको, तो प्रोटीएज है, राइबोन्यूक्लिएज है, ठीक है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज है, फोस्फेटेज है, आदि ये एंजाइम है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अवर्णीय लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में, या फिर फूलों की कोशिकाओं में। तो जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अवर्णीय लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, जो रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अर्थात ल्यूकोप्लास्ट अधिकांशतः पौधे के भूमिगत भागों में, जैसे कि जड़ है, ठीक है, वहां पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भी 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और टोयोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था लवक 3 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, हरा रंग प्रदान करने वाला होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट्स ओके, जो कि हरा रंग प्रदान करेगा। और रंगीन लवक होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट, और रंगहीन जिसमें कोई भी रंग नहीं होता वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भी फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, जो कि रंगीन लवक होता है। ठीक है, रंगीन यानी वो रंग प्रदान करेगा, अनेक प्रकार के रंग प्रदान करेगा, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओनली फॉर हरा ही रंग प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काई को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर लाइसोसोम को, या फिर राइबोसोम को। तो आपका राइट आंसर होगा गोल्जी काई को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। गोल्जी काई विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों पर
पहुंचाता है, इसीलिए इसे हम यातायात का प्रबंधक भी बोलते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मैंने आपको पहले भी बता दिया था 33 नंबर क्लास में, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, सी बेंडा। तो आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कब? 1831 में, 31 में। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी केंद्र की खोज की थी। और इसकी स्ट्रक्चर, इसके आकार की अगर मैं बात करूं तो ये गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और घने गहरे रंग का जीव द्रव्य भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रक को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 2, 4, 3, 5। तो आपका राइट आंसर होगा केंद्रक को हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब 4 पार्ट कौन कौन से इसके? पहला पार्ट आ जाएगा केंद्रक कला, दूसरा आ जाएगा केंद्रक द्रव्य, तीसरा आ जाएगा केंद्रिका और चौथा आ जाएगा क्रोमेटिन धागे। ठीक है, तो 4 पार्टों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण या फिर कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, केंद्रक कला। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्रक कला है ना, वो उन पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केंद्रक कला दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, 2 प्रकार की लेयर होती है और यह केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो भी, केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट ब्राउन ने, फोंटाना ने, बोवेरी ने या फिर फ्लेमिंग ने? तो आपका राइट आंसर होगा फोंटाना के बाद फोंटाना, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केंद्रिका की खोज है वो फोंटाना ने की थी। ठीक है, और इसने तो केंद्रिका नाम दिया था फोंटाना ने, लेकिन 1840 में नाम आता है एक वैज्ञानिक का, बोमेन नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1840 में न्यूक्लियोल्स नाम दिया था इसको। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? क्रोमेटिन, गुणसूत्र, केंद्रिका या फिर केंद्रक द्रव्य? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि यह न्यूक्लिक अम्ल व क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। इट्स ओके। क्रोमेटिन का अगर आपसे पूछ ले भी रासायनिक रूप से क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्रोमेटिन आपका इसमें राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, प्याज में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं या फिर क्रोमोसोम होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 16 होते हैं, एकदम सही है। सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मधुमक्खी में 32 भी होते हैं और 16 भी होते हैं भी। ठीक है ना, 32 और 16 दोनों ही सही रहेंगे। उसके बाद में मनुष्य में 46 होते हैं और उसके बाद में आती है बारी तंबाकू की, तो तंबाकू में 40 नहीं होते भी, 48 होते हैं। ठीक है, 40 नहीं होते तंबाकू में, क्रोमोसोम 48 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अभी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, बंदर में 42 क्रोमोसोम होते हैं, एकदम सही है। मक्का है, इसमें 20 क्रोमोसोम होते हैं, एकदम सही है। चूहा है, इसमें 40 क्रोमोसोम होते हैं, एकदम सही है। और घरेलू मक्खी है, इसमें 22 क्रोमोसोम नहीं होते, 12 क्रोमोसोम होते हैं भी। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, वाल्डेयर ने, ल्यूवेनहोक ने, रॉबर्ट कॉच ने? तो आपका राइट आंसर होगा स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र की खोज की थी भी, याद रखना। ठीक है ना, 1875 में गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। अगला क्वेश्चन देखो, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? खोज कर दी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, लेकिन गुणसूत्र को गुणसूत्र नाम किसने दिया था, क्रोमोसोम नाम किसने दिया था?
डब्ल्यू वाल्डेयर ने, स्ट्रासबर्गर ने, लेमार्क ने, वॉटसन ने। तो आपका राइट आंसर होगा 1889 की ये बात है, 1889 की ये बात है, और डब्ल्यू वाल्डेयर यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1889 में गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम नामकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या बोला जाता है? जीनोम या फिर म्यूटोन या फिर इकोन या फिर प्लाज्मिन। तो आपका राइट आंसर होगा, उसे हम जीनोम के नाम से जानते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखो, वसांगति का वाहक किसे कहा जाता है? डीएनए को, आरएनए को, ब्लड को या फिर क्रोमोसोम को? तो आपका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम को वसांगति का वाहक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए वसांगति का वाहक क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, कोशिका का नियंत्रण कक्ष है? केंद्रिका, केंद्रक, न्यूक्लिक अम्ल, गुणसूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा केंद्रक, सेंट्रल कोशिका का नियंत्रक कक्षक। तो केंद्रक होगा यानी कंट्रोल रूम ऑफ सेल, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रीडरिक मिस्चर ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर सी बेंडा ने, या फिर लुईस पास्चर ने। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रीडरिक मिस्चर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रक की अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है? डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम। तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसकी कुछ मात्राएं वो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। ठीक है ना, डीएनए के अलावा अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी इसकी मात्रा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 4, 2, 5। तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए में उपस्थित क्षार है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैसा कि एडेनिन, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एडेनिन है, गुआनिन है, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थाइमिन है, थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोसिन है, साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं डीएनए में। अगला क्वेश्चन देखो, डीएनए के अणु संख्या के आधार पर एडेनिन व साइटोसिन किन के साथ क्रमशः जुड़े होते हैं? तो एडेनिन और साइटोसिन है वो थाइमिन और गुआनिन के साथ जुड़े होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सदैव थाइमिन और गुआनिन के साथ जुड़े रहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? वॉटसन व क्रिक ने, विर्चाउ ने, विजमान ने, सी बेंडा ने। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वॉटसन व क्रिक ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वॉटसन व क्रिक को इस मॉडल के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वॉटसन व क्रिक को। 33 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, एडेनिन व थाइमिन में कितने हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो 2, 3, 1, 4। तो आपका राइट आंसर होगा 2, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन आबंध है वो 2 पाए जाते हैं, यानी इस प्रकार से ए एडेनिन हो गया और टी है वो थाइमिन हो गया। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो अभी 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गुआनिन व साइटोसिन कितने आबंधों से जुड़ा हुआ होता है? 3, 2, 4 या फिर 1। तो आपका राइट आंसर होगा 3, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गुआनिन हो गया जी से रिप्रेजेंट करते हैं और साइटोसिन हो गया सी, और इस प्रकार से इसमें 3 आबंध होते हैं। इट्स ओके। 35 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था?
कोरनबर्ग ने, वॉटसन ने, क्रिक ने या फिर वोन मोल ने? तो आपका राइट आंसर होगा कोरनबर्ग ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले भी आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, डीएनए अणु के संयोजन में कितने नाइट्रोजन क्षार भाग लेते हैं? 4, 2, 5, 6। तो आपका राइट आंसर होगा 2, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा प्यूरिन क्षार और दूसरा हो जाएगा पायरिमिडीन क्षार। ठीक है, प्यूरिन क्षार और पायरिमिडीन क्षार ये दो प्रकार के क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। प्यूरिन क्षार में कौन कौन से आ जाएंगे? एडेनिन और गुआनिन आ जाएंगे, और पायरिमिडीन क्षार में थाइमिन और साइटोसिन आ जाएंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने। डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोसाइड्स का या फिर एमिनो अम्ल का या फिर न्यूक्लियोटाइड्स का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु है वो 1000 इकाइयों या फिर ये बोल सकते हैं एल्कोहल का बना होता है। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, डीएनए की श्रृंखला किन बंधों से बंधी होती है? ऑक्सीजन बंध से, कार्बन बंध से या फिर हाइड्रोजन बंध से या फिर नाइट्रोजन बंध से? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, डीएनए की जो श्रृंखला है वो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। डीएनए दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधी होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, कौन सा जो नाइट्रोजनी क्षार है वो आरएनए अणु में होता है लेकिन डीएनए अणु में नहीं होता? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यूरेसिल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डीएनए है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, जिसे हम बी डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, जेड डीएनए। अगला क्वेश्चन देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा डीएनए टेढ़े मेढ़े जिगजैग, जिसे हम बोलते हैं टेढ़े मेढ़े संरचना में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जेड डीएनए ना, वो टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग संरचना में पाए जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जेड डीएनए की खोज किसने की थी? क्रिक या फिर कोरनबर्ग, वाटसन या फिर नोर्डिम तथा वेग? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नोर्डिम तथा वेग, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। आरएनए का मुख्य कार्य है न्यूक्लिक अम्ल में, प्रोटीन संश्लेषण में, डीएनए संश्लेषण में या फिर डीएनए, इनमें से कोई नहीं? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है राइबोज शर्करा, यानी आरएनए का मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ के आए हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इट्स ओके। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो आरएनए है वो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आरआरएनए, दूसरा हो जाएगा टीआरएनए और तीसरा हो जाएगा एमआरएनए, और ये 3 प्रकार के आरएनए हैं वो आपको पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा टीआरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टीआरएनए की द्विविमीय संरचना होती है भी, ठीक है ना, क्लोवर लीफ के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए की सर्वप्रथम खोज तथा अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हॉली ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेकब व मोनार्ड।
तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हॉली, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टोन प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4, 5, 6, 3। तो आपका राइट आंसर होगा 5 प्रकार के हैं वो स्टोन प्रोटीन होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब कौन कौन सा हो जाएगा? H2A, ठीक है, दूसरा हो जाएगा H2B, तीसरा हो जाएगा H3 और चौथा हो जाएगा H4 और पांचवा हो जाएगा H1। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। डीएनए, आरएनए व स्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र, प्रोटीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी ए ऑप्शन, गुणसूत्र बनाते हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन तीनों मिलकर है वो गुणसूत्र बनाते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।